हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं आपका बिजनेस स्टडी का सीरीज कर रहा हूँ जो कि हिंदी मीडियम में है, ठीक है। 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला है, ठीक है। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूअर हो, नया स्टूडेंट हो जो कि वीडियो को पहली बार देख रहा हो, तो उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आज मैं आपके बिजनेस स्टडी की सीरीज में आपके लास्ट चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण के साथ हाजिर हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर उनका प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है मैंने वहां पर, वहां से जाकर आप उनमें से वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही मैंने नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हर एक वीडियो में नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 12.1 जो कि आपके सिलेबस का आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें हम उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे कि इसके क्या महत्व हैं और इसके क्या उपाय हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के क्या महत्व हैं और इसके क्या उपाय हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण आखिर होता क्या है। तो इसका अभिप्राय उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब उत्पादकों और विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से क्रेताओं की उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई दुकानों पर आप जाते हैं तो दुकानदार आपसे जबरदस्ती करने लगता है, नहीं नहीं आपने पूछा है तो लेके जाना पड़ेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब आपको जबरदस्ती वो अपना सामान बेचता है, ठीक है। तो इन सारे व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 1986 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसे लिख लीजिए, पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ये 1986 में स्थापित हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। इसमें उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है मदों का फैलाव। यह अधिनियम सभी वस्तुओं सेवाओं पर लागू होता है जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा किसी वस्तु व सेवा को विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त ना कर दिया जाए, ठीक है। मतलब कि जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये सारी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्रीय सरकार किसी वस्तु या सेवा को विशेष रूप से इस अधिनियम से बाहर ना निकाल दे, ठीक है। जब तक सारे वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है क्षेत्र का फैलाव। यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक व शाकाहारी सभी क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो तीनों क्षेत्रों में लागू होता है, निजी में भी होता है, सार्वजनिक में भी होता है और शाकाहारी में भी होता है, ठीक है। तो अगला है उपभोक्ता अधिकारों का समूह। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये उपभोक्ता के लिए बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अभी आगे चल के हम उपभोक्ता के अधिकार भी पढ़ेंगे जिनमें कि ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अगला है प्रभावी संरक्षण। इस अधिनियम में उन सभी क्रियाओं पर रोक लगाने का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब जो उपभोक्ता संरक्षण है ये एक प्रभावी संरक्षण भी है, क्योंकि इसमें उन सभी क्रियाओं पर रोक लगाया जा सकता है जिनसे उपभोक्ताओं को जोखिम उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला है समयबद्ध निवारण। इस अधिनियम की यह विशेषता है कि इसमें विवादों का निपटारा सीमित समय में किया जाता है। मतलब कि इसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा समय में, सीमित समय में किया जाता है, ठीक है। ज्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये हमने यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण की विशेषताएं पढ़ ली। अब इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है।
सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। तो इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है उपभोक्ता का? वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। अथवा आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। इसमें वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होगा जो क्रेता की अनुमति से वस्तु का उपयोग करता है, परंतु वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो वस्तु को पुनः बिक्री अथवा किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। ठीक है, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जिसने प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदा हो, ठीक है, और उसका उसने भुगतान कर दिया हो या उसका भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक, और या तो उसका उसने आंशिक भुगतान कर दिया हो या उसका आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या है कि इसमें वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होता है, वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होता है जो क्रेता की अनुमति से वस्तु का प्रयोग करता है। मतलब इसमें वह व्यक्ति भी, मतलब कि वह व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाएगा जो क्रेता की अनुमति से उसके वस्तु का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं और आप, ठीक है, मैंने कोई वस्तु खरीदी और आप आए मेरे पास और आपने मेरे से अनुमति ली कि क्या मैं आपकी इस वस्तु का प्रयोग कर सकता हूँ, तो मैंने आपको अनुमति दे दी कि ठीक है भाई ले जा, तो इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो मैं तो उसका क्या हूं, मैं तो उपभोक्ता हूं ही, लेकिन अब साथ में आप भी उपभोक्ता बन गए। क्यों? क्योंकि मैं क्रेता हूं, आपने मेरी अनुमति से मेरे वस्तु का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि क्रेता की अनुमति से उसके वस्तु का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, लेकिन परंतु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है जो वस्तु को पुनः बिक्री और किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मध्यस्थ, मध्यस्थ को हम कभी भी क्या कहें, उपभोक्ता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कोई भी चीज अगर प्राप्त करता है तो वो उसको पुनः बिक्री के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से ही प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कार खरीदने और बेचने का क्या है, बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि आप कंपनी से कार लेते हैं और लेकर उसको चलाते नहीं हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए लेते हैं। आपने कंपनी से कम पैसे में कार को खरीदा और ज्यादा पैसे में दूसरों को बेचते हैं, तो क्या आप उपभोक्ता हैं? नहीं, यहाँ पर आप उपभोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वस्तु को पुनः बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक उद्देश्य से खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उपभोक्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो वस्तु को पुनः बिक्री और किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं खरीदता, उसका प्रयोग करने के लिए खरीदता है। ठीक है, तो ये होता है उपभोक्ता, इसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको उपभोक्ता की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि उपभोक्ता कौन है। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हूं। तो अब हम देख लेते हैं शिकायत के आधार, मतलब कि किन किन आधार पर शिकायत किए जा सकते हैं। सबसे पहला, अनुचित प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। या तो विक्रेता कोई अनुचित व्यवहार करता है या कोई प्रतिबंधित व्यवहार करता है। प्रतिबंधित व्यवहार का मतलब कि जो चीज मान्य नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पर कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, जैसे आप क्या खरीदने गए, गैस सिलेंडर खरीदने गए, तो गैस सिलेंडर को खरीदते समय दुकानदार का जबरदस्ती उसके साथ चूल्हा खरीदने के लिए बोलना कि अगर आप सिलेंडर खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चूल्हा खरीदने का शर्त लगाना, तो ये प्रतिबंधित है। मतलब कि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई उपभोक्ता अगर सिलेंडर खरीदता है तो उसके साथ उसको चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये दुकानदार अपनी तरफ से करते हैं जो कि प्रतिबंधित है। तो इन सारी चीजों को, ऐसे व्यवहारों को प्रतिबंधित व्यवहार कहा जाता है। तो इन सब चीजों से संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं उन सब पर अगर वैसा व्यवहार आपके साथ होता है तो आप इसका शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगला है दोष युक्त वस्तुएं। कोई खराब वस्तु आपको बेच दी गई हो, ठीक है, वस्तु जो आपने खरीदी वो सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप उसके प्रति शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सेवाओं में न्यूनता, जो सेवा आपने ली अगर उसमें कोई कमी रह गई है, कोई दिक्कत है, तो उसके प्रति आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधिक कीमत लेना, अधिक कीमत लेना, अगर
आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंट रेट है, अगर दुकानदार उससे अधिक कीमत आपसे लेता है तो आप इसके प्रति भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट है जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति। मतलब कि जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति का मतलब ये है कि जीवन के लिए जो जोखिमपूर्ण वस्तुएं होती हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके लिए आवश्यक सूचनाएं दी जानी जो बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि मेडिसिन्स के प्रयोग की विधि उस पर बतानी जरूरी होती है। उसके ऊपर सूचना दिया जाना जरूरी है कि उस मेडिसिन को यूज कैसे करना है। ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है। उसके प्रभाव क्या है। ठीक है। उसको यूज कैसे करना है। तो ये सारी जानकारियां उस पर होनी चाहिए। मतलब कि जो वस्तु जोखिमपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए जो वस्तु जोखिमपूर्ण होता है, अगर उसके ऊपर उसके यूज का, ठीक है, उससे जो आवश्यक सूचनाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में, अगर वो सारी सूचनाएं नहीं दी गई हैं तो आप उसके लिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये होता है जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति। ठीक है। तो ये हमने शिकायत के आधार यहाँ पर पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। क्योंकि अगर कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवाता है तो उससे उसको क्या फायदा होगा, क्या उसको राहत मिलेगी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दोषों को दूर करना। ठीक है। किसी उपभोक्ता ने किसी वस्तु के लिए शिकायत दर्ज करवाया था, उसने बोला था कि उसमें कोई दोष है, मतलब कि कोई कुछ कमी है। ठीक है। तो जब क्या किया जाएगा कि जब उस शिकायत उसने दर्ज करवा दिया, फिर उसकी जांच की जाएगी क्या वास्तव में उसमें कोई कमी है। अगर कमी पाई जाती है तो फिर उस कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है। अधिकारी द्वारा उस कमी को दूर करने का आदेश दिए जा सकते हैं। अगला है वस्तुओं को बदलना। अगर वस्तु की जांच के बाद सच में वस्तु अगर खराब निकलता है तो उस वस्तु को हम बदल सकते हैं। ठीक है। अगला है कीमत की वापसी। ठीक है। अगर आप चाहें कि आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई माल की कीमत को पुनः लौटाने के लिए आदेश दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। ठीक है। अगला है क्षतिपूर्ति का भुगतान। अगर उस प्रोडक्ट से आपको कोई क्षति पहुंची है तो आप उसकी क्षतिपूर्ति का भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला है सेवा में कमी को दूर करना। ठीक है। जैसे ऊपर हमने दोषों को दूर करा था, वैसे अगर आपने कोई सेवा ली है, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। जोखिमपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाना। अब ऐसे जोखिमपूर्ण वस्तुएं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, उन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाया जा सकता है। जोखिमपूर्ण वस्तुओं को बाजार से हटाना। अब ऐसी जोखिमपूर्ण वस्तुओं को बाजार से भी हटाया जा सकता है क्योंकि उनसे क्या होता है, मनुष्यों की जान को खतरा होता है। ठीक है। तो ऐसी चीजों को, वस्तुओं को, सेवाओं को बाजार से हटाया जा भी सकता है। अगला है पर्याप्त लागत का भुगतान। अगर आप चाहें तो अंत में व्यापारी द्वारा पर्याप्त लागत का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए भी अधिनियम में रखा गया है कि अगर कोई उपभोक्ता चाहे कि अपना पर्याप्त लागत का भुगतान करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और लास्ट है अनुचित प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार पर रोक। ठीक है। ऐसे अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार हो रहे हैं तो उन सब पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये सारे क्या हैं, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध राहत हैं जो कि क्या करने के बाद मिलते हैं, जो कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद उपभोक्ताओं को मिल सकता है, उपभोक्ता इनको प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं उपभोक्ताओं के अधिकार। ठीक है। उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। यह ऐसी वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन व संपत्ति को हानि हो सकती है। ठीक है। मतलब कि सुरक्षा का अधिकार में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति
की हानि से बचाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए नकली और घटिया किस्म की दवाइयाँ। आपको पता है कि अगर आपने नकली और घटिया किस्म की दवाइयाँ अगर ले ली तो उससे आपका क्या हालत हो सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं को इस प्रकार की क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी किसी उपभोक्ता के साथ अगर ऐसा घटना हुआ है तो उसका सुरक्षा का अधिकार पूरा पूरा है, शिकायत उसके खिलाफ वो दर्ज करवा सकता है और पर्याप्त लागत का भुगतान वो कर सकता है, जो कि हमने अभी पीछे राहत में पढ़ा था। अगला है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ताओं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी मिला हुआ है। अगर उपभोक्ता चाहे तो किसी भी दुकान पर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, ये उपभोक्ताओं का अधिकार होता है और विक्रेता दुकानदार उपभोक्ता को सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार तो कॉमन है, आप जानते होंगे, क्योंकि जो वोट्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें भी उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकती हैं। ठीक है, उन पर कोई भी दबाव, विक्रेता जो होता है वो कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे कि इलेक्शंस में होता है, लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी है। अगला है उपचार का अधिकार। यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान कराता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं की मात्रा व किस्म विक्रेता के वायदे के अनुरूप नहीं है तो क्रेता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से उपचार उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वस्तु की मुफ्त मरम्मत करना, वस्तु वापस कर लेना और वस्तु को बदल कर देना। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, वो टूट फूट जाती है, जो कि दुकानदार ने कहा था कि इसकी 1 साल की वारंटी है, ये नहीं टूटेगा, अगर वो टूट फूट जाती है तो आप दुकानदार के पास ले जाकर उसका उपचार करवा सकते हैं, जैसे उसकी मरम्मत करवा सकते हैं, उस वस्तु को वापस कर सकते हैं या उसको बदल कर दूसरा चीज ले सकते हैं। ठीक है, अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसका अभिप्राय उपभोक्ताओं को लगातार उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करते रहने से है। ठीक है, मतलब कि उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वस्तु और सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उनसे संबंधित सभी अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देते रहना चाहिए। ठीक है, अगला है स्वच्छ वातावरण का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ताओं को वातावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि हो। ठीक है, अगर उपभोक्ता जहाँ रहता है उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ है तो उससे क्या होगा कि उपभोक्ता के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है सुनवाई का अधिकार। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसकी शिकायत की सुनवाई हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता को अगर कोई क्या है कि उसके पास कोई शिकायत है, वो अपनी शिकायत को बताना चाहता है, दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है, इसके लिए क्या की गई है कि उपभोक्ता सेवा विभाग, कस्टमर सर्विस सेल की स्थापना की गई है, जिनका क्या काम होता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना और उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक सिम कंपनी है, जो एयरटेल की है, जियो की है, BSNL, MTNL, BSNL और ये सब तो बंद हो गई। ठीक है, वोडाफोन है, तो जितनी भी कंपनी है इन सब के अपने अपने कस्टमर केयर हैं। और वो क्यों हैं, वो इसीलिए हैं कि उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जा सके और उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। तो इसलिए सुनवाई का अधिकार है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सुनवाई का अधिकार है। और लास्ट है आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार, आधारभूत आवश्यकताओं का अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जो लोगों को प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, उपभोक्ताओं को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है अपना जीवन यापन करने के लिए, उन सभी आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता के पास है।
ठीक है। जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं जरूरी होती हैं, जैसे कि भोजन, खाना, कपड़ा, ठीक है, मकान, ठीक है, ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आती हैं, जो कि उपभोक्ताओं को क्या है, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जरूरी होती हैं, और इन सब को प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये अधिकार थे उपभोक्ता के, जो कि 8 अधिकार थे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अधिकार थे जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपभोक्ताओं को अधिकार दे दिए, वो अपने उपभोक्ता अब अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं कर रहे, प्रयोग करना ही नहीं जानते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का पूरा पूरा प्रयोग करना चाहिए। भाई उनको दी हुई है तो प्रयोग करो ना, क्यों नहीं कर रहे। ठीक। दूसरा है विवेकहीन बनकर क्रय ना करें। विवेकहीन बनकर कभी भी क्रय नहीं करना चाहिए। कोई भी वस्तु खरीदते समय अपने विवेक का पूरा प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विक्रेता ने कह दिया वही ठीक है। ठीक है, क्योंकि विक्रेता कई बार ऐसा होता है कि अपने वस्तुओं को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर जानकारी उसके बारे में दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी विवेकहीन बनकर क्रय ना करें। ठीक है, अगला है जायज पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना। यदि माल के संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत है आपको, तो उपभोक्ता का यह दायित्व है कि तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। शिकायत देरी से करने पर गारंटी वारंटी का समय निकल सकता है। ठीक है, कभी भी उपभोक्ता व्यवसाय द्वारा पहुंचाई गई हानि को अनदेखा कर देता है। यह प्रवृत्ति गलत व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, और उसके प्रति आपके पास कोई शिकायत है, ठीक है, उससे संबंधित अगर आपके पास कोई शिकायत है, तो उस वस्तु से संबंधित अधिकारी से तुरंत संपर्क करें, देरी नहीं करें। क्योंकि अगर आपने जो वस्तु या सेवा क्रय कर रखी है उसमें आपको पता है कि गारंटी वारंटी की कोई समय अवधि दी गई होती है, तो उस समय अवधि के अंदर तुरंत उसके अधिकारी से संपर्क करें और उसको अपनी शिकायत को बताएं, ताकि आपका शिकायत का समाधान किया जा सके। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देरी करते हैं तो उस समय की गारंटी और वारंटी तिथि होती है जो वो निकल जाती है, फिर उसके बाद अधिकारी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सीधा ही आपको कहेगा कि इसकी जो गारंटी वारंटी डेट थी वो निकल गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखें। अगला है उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता को चाहिए कि माल की क्वालिटी से कभी भी समझौता ना करें। मतलब कि कम मूल्य के लालच में आकर घटिया क्वालिटी का माल ना खरीदें। ठीक है, यदि उपभोक्ता ऐसा करता है तो फिर उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, उपभोक्ता का यह भी दायित्व है कि केवल वे ही वस्तुएं खरीदें जिन पर ISI, एग मार्क, वुल मार्क, FPO आदि लिखा हो। मतलब ये जो मैंने नाम लिया अभी, ISI, एग मार्क, वुल मार्क और FPO, ये सारे मार्क हैं जिनको हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय देखना चाहिए। हमें इन सारे मार्कों को देखकर ही किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, क्योंकि जितने मार्क मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की निशान है, चिन्ह है, जो भी कह सकते हैं, पहचान है। ठीक है, प्रतीक हैं। अच्छी क्वालिटी वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे मार्क उनके ऊपर होते हैं। तो जब भी क्या करें, कोई भी प्रोडक्ट क्रय करें तो ये मार्क उनके ऊपर जरूर देखें। ठीक है, अगला है झूठे विज्ञापन से बचें। आपको पता है कि आजकल विज्ञापन जो है वो कुछ हद तक तो सही होते हैं, लेकिन 99% तक वो गलत होते हैं। क्योंकि हर एक विज्ञापन में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विज्ञापन में आप जिस वस्तु को देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अगर उसे क्रय कर लें तो वो वैसा ही हो जैसा कि विज्ञापन में दिखाया गया है। ठीक है, तो विज्ञापन में वस्तुओं को बढ़ा चढ़ाकर आकर्षित बनाकर दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जो उपभोक्ता है वो उसकी ओर क्या हो, आकर्षित हो। तो इसलिए झूठे विज्ञापनों से बचें। कैश मेमो व गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना न भूलें।
जब भी आप कोई वस्तु प्रोडक्ट क्रय करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसका कैश मेमो, उसका बिल और गारंटी या वारंटी कार्ड प्राप्त करना ना भूलें, क्योंकि उससे संबंधित अगर आप बाद में आपको कोई शिकायत होती है तो आप इन सारी कैश मेमो, गारंटी और वारंटी कार्ड के द्वारा ही उसके शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसलिए कभी भी कैश मेमो लेना और गारंटी या वारंटी कार्ड लेना कभी भी ना भूलें। और लास्ट है, जल्दबाजी में क्रय ना करें। ठीक है, उपभोक्ता का सबसे पहला दायित्व तो यह है कि उन्हें कभी भी जल्दबाजी में क्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। नजरें नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, अगर आप किसी रेडी वाले के पास जाते हैं कुछ लेने, कोई भी सामान लेने, जैसे सेब लेने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी नजरें जरा सी भी इधर उधर गई, वो क्या करता है रेडी वाला, तुरंत सड़ा हुआ सेब उठा के उसमें मिला देता है। ठीक है, तो जो दुकानदार होते हैं वो एक पल के लिए भी उनको समय देना खतरे से खाली नहीं है, वो बहुत चौकन्ने होते हैं। अगर आपने उनको एक सेकंड का भी समय दे दिया तो वो तुरंत वहां पर आपके उसमें मिलावट कर देंगे, सड़ा हुआ मिला देंगे। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में क्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में क्रेता, उपभोक्ता जरूर इधर ना उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, उसका ध्यान नहीं रहता, जिससे क्या होता है कि वो गलत प्रोडक्ट, गलत सामान खरीद के ले आता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब भी क्रय करें तो जल्दबाजी ना दिखाएं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर उपभोक्ताओं के क्या पढ़े, उत्तरदायित्व पढ़े। ठीक है, अब देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण के क्या उपाय हैं और क्या उसके साधन हैं। ठीक है, पहला है व्यवसाय द्वारा स्वतः व्यवस्थित होना। ठीक है, मतलब कि व्यवसाय खुद ही व्यवस्थित होती है। ठीक है, मतलब हर एक फर्म यह चाहती है कि उसका उपभोक्ता आधार मजबूत हो, यानी कि कंज्यूमर बेस है जो मजबूत हो, यानी कि उसका जो नींव है वो मजबूत हो। क्योंकि कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी जितनी नींव मजबूत होती है उतनी ही ज्यादा लंबे समय तक वो बिल्डिंग चलती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी फर्म को, किसी व्यवसाय को चलना है तो उसके अपने उपभोक्ता, यानी कि जो उसकी नींव है, यानी कि उपभोक्ता, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता उसके मजबूत है, उपभोक्ता आधार मजबूत है, तो उसके व्यवसाय को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब कि हर एक फर्म यह चाहती है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता उसका माल क्रय करें, खरीदें। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा। ठीक है, और संतुष्ट वो तब रह सकता है जब उसके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार ना हो। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, उपभोक्ता को जो भी शिकायत है उसको तुरंत उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जो फर्में होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो खुद का उपभोक्ता सेवा एवं शिकायत केंद्र खोलती हैं। ठीक है, और जिसमें क्या करते हैं, वो उपभोक्ताओं के शिकायतों को वहां पर दर्ज करती हैं और तुरंत उसका समाधान करती हैं, जिससे कि उपभोक्ता उनकी फर्म, उनकी कंपनियों से संतुष्ट रह सकें और उनके साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, व्यवसाय खुद ही यहाँ पर व्यवस्था कर लेती है कि हम खुद क्या है, उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, और अगला है व्यावसायिक संघ। व्यावसायिक संघ व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती है। ठीक है, आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, बोले दूसरी भाषा में तो कोई नियम कानून तैयार करती हैं। ठीक है, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि व्यवसायों को उपभोक्ताओं से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब उपभोक्ताओं से किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारी चीजें कौन तैयार करता है, व्यावसायिक संघ, यानी कि बिजनेस एसोसिएशन इसको तैयार करता है। ठीक है, भारत में ऐसे दो संघ हैं जो कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं। पहली है, लिख लीजिए, FICCI। पहली ये कंपनी है FICCI। इसका पूरा क्या है, फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और दूसरी है CII। ठीक है, CII मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये दोनों क्या करती हैं कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं। ठीक है, तो ये दो संघ हैं जो कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं।
तो अब आगे चलते हैं। अगला है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपभोक्ता को अपना संरक्षण स्वयं भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उपभोक्ता अगर जागरूक है तो उसे कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ठीक है। सचेत उपभोक्ता ही विक्रेताओं से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, ठीक है। जो उपभोक्ता जानता होगा, अपने अधिकारों को अच्छे से समझता होगा, वही अधिकारों को अपने प्रयोग कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, ठीक है। इसलिए उपभोक्ता जागरूक होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब एक अकेला उपभोक्ता अपने अधिकार को पूरा करवाने में असफल हो जाता है तो उपभोक्ता संगठन की मदद ले सकता है, ठीक है। उपभोक्ता संगठन विक्रेता पर उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखने के लिए दबाव डाल सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का काम भी करते हैं। ये जो उपभोक्ता संगठन होता है यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करते हैं, अगर कोई उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और फिर वो हार जाता है तो वो क्या करता है कि उपभोक्ता संगठन यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद लेता है, उनकी हेल्प लेता है, और जो ये संगठन होता है वो उनके ऊपर, विक्रेताओं के ऊपर क्या बनाता है, दबाव बनाता है उनसे, और वो उपभोक्ताओं को उनका न्याय दिलाने में उनकी मदद सहायता करता है, और साथ ही उपभोक्ताओं को ये शिक्षित भी करता है, ठीक है। और लास्ट है सरकार ने तो आपको मैंने पीछे पढ़ाया ही, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्थापित कर रखा है जो कि 1986 में स्थापित हुआ था। इसमें उपभोक्ता के लिए जितने भी अधिकार हैं, उसके शिकायत के आधार हैं, ठीक है, उसको उपलब्ध राहत है, जितनी भी चीजें हैं मतलब कि उपभोक्ता से जुड़ी चीज सभी का व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसमें सरकार भी एक तरीके से हेल्प करती है, सरकार का भी ये साधन है जिससे उपभोक्ता इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के उपाय देख लिए, क्या क्या साधन है, किन किन साधनों से हम उपभोक्ता संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र, 3 टायर्स जजियल मशीनरी, ठीक। तो ये क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की पीड़ा निवारण हेतु 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। उपभोक्ता की जो भी पीड़ा है उसकी समस्या को समाधान करने के लिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। पहला है जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है जिसमें 20 लाख रुपए तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है, ठीक है। जो जिला फोरम है ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, और एक राज्य में एक या एक से अधिक भी इसको स्थापित कर सकती है राज्य सरकार, जिसमें कि 20 लाख तक के शिकायतों का निवारण समाधान किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका राज्य आयोग। राज्य आयोग प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है जिसमें 20 लाख से 1 करोड़ तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। जो राज्य आयोग होता है इसे भी राज्य सरकार ही स्थापित करती है, लेकिन ये एक राज्य में एक ही होता है जिसमें कि 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि से संबंधित विवादों को क्या किया जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आयोग होता है इसकी स्थापना केंद्रीय सरकार करती है जिसमें कि 1 करोड़ से अधिक मूल्य के विवाद से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। अगर आपकी समस्या है जो 1 करोड़ से अधिक की है तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं, ठीक है। अगर 20 लाख तक की है तो जिला फोरम में जाएं, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य आयोग के लिए जा सकते हैं, और 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के लिए
जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र हमने यहाँ पर पढ़ लिए और देख लिए, जो कि पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 100% इस चैप्टर में से पेपर में इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, और जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें आया भी था ये। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको याद कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कि एनजीओस, जो एनजीओ हैं, उपभोक्ता संगठन तथा गैर सरकारी संगठन, इनकी भूमिका क्या है, एनजीओस की भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहला है उपभोक्ता जागरूकता में तेजी लाना। ये जो एनजीओस है, जो कि लगभग इस समय भारत में 500 से ज्यादा एनजीओस हैं जो कि काम कर रही हैं। ये क्या करती हैं, ये उपभोक्ता जागरूकता में तेजी लाती हैं। आपने देखा होगा कि जो अब कोरोना काल चला था बीच में, तो इन सारी एनजीओस ने कितना आगे बढ़ चढ़कर सरकार की मदद की थी। जो लोग भूखे थे उनको खाना दिया था, जो लोग इधर उधर भटके हुए थे उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई थी। ठीक है, तो ये जो एनजीओस होती है ना, वो एक तरीके से सरकार की मदद करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये उपभोक्ता की जागरूकता में तेजी लाती हैं, उनकी मदद करती हैं, उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा दायर करती हैं। अगर उपभोक्ता कोई मुकदमा दायर करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, तो उनकी मदद करती हैं, उन उपभोक्ताओं का जो मुकदमा होता है वो ये दायर करती हैं अपनी तरफ से। मिलावट के विरुद्ध आवाज उठाना, अगर कोई मिलावट हो रहा है और एक अकेला उपभोक्ता उसकी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर क्या करती हैं, जो एनजीओ होती हैं ये मिलकर उस उपभोक्ता की आवाज को उठाती हैं, जो कि मिलावट के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। ठीक है, तो मिलावट के विरुद्ध भी आवाज उठाती हैं कौन, एनजीओ। सरकार की सहायता करना, ये तो सरकार की सहायता कर ही रही है। ठीक है, अगर उपभोक्ता का जागरूकता में तेजी ला रही है तो एक सरकार का काम ही कर रही है। मिलावट के विरुद्ध आवाज उठाने में मदद कर रही है उपभोक्ताओं की, तो ये भी एक तरीके से सरकार की मदद ही हो रही है। तो ये जो एनजीओ है ना, वो जहां तक उनकी मानी जाए, मेरी मानी जाए, तो ये सरकार की ही मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हमने एनजीओ के कुछ कार्य देख लिए। वैसे एनजीओ के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करना। ठीक है, और भी है उपभोक्ता संगठनों के जाल को विस्तृत करना, सरकार की सहायता करना, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बताई हैं आपको, जिनसे कि आपको मेन एनजीओ का काम क्या है, ठीक है, क्या करती हैं, वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई हो कि एनजीओ के कार्य क्या हैं, क्या करती हैं एनजीओ। ठीक है, इनका क्या काम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो कि आपके बिजनेस स्टडी के सिलेबस का लास्ट चैप्टर था, वो यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई कमी रह जाती है, कोई समस्या रह जाती है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसका समाधान देने के लिए तत्पर रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, समझ में आई, नहीं आई, जो भी चीज़ है आपके मन में आती है उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और अंत में एक लाइक बनता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर से मैं आपके आगे की वीडियोस में किसी दूसरे चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस तो यहीं पर समाप्त हो गया। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक अगली वीडियो में दोबारा से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।